नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुमाऊं की अहम खबरों के साथ। रुद्रपुर में अमूल ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल वंडर पार्क पंतनगर सिडकुल की कंपनी ने 6 महीने से काम कर रहे कर्मचारियों को कंपनी चलाने का भरोसा देकर बिना जानकारी के कंपनी को बंद कर दिया है। यहां कंपनी में पिछले 12 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को अचानक बिना किसी सूचना के काम से निकाल दिया गया। इधर मामले को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी इतने सालों से काम करने के बावजूद ओवरटाइम का पैसा भी सिंगल कर दिया है और 24 जुलाई को गेट पर सूचना दे दी कि कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी के चलते सभी कर्मचारी पहले से परेशान हैं। यहां प्रदर्शन में कर्मचारियों ने कंपनी से उनके बकाया वेतन को देने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने वेतन नहीं देने पर कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। जिंदाबाद 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 होश बोल अल्लाह बोल। कर्मचारी गण अमूल ऑटो कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 40 सेक्टर 11 टाटा वेंडर पार्क रुद्रपुर उत्तराखंड सिडकुल। पिछले 6 महीनों से हम अमूल ऑटो के वर्करों को फरवरी माह में प्रोडक्शन दोगुना करके स्टॉक रखवा कर हमारे सारे कर्मचारी गण को कोरोना वायरस के चलते मैसेज पे मैसेज देकर प्लांट हेड साहब ने छुट्टी दे दी। जब यह सिलसिला चलता रहा तो 4 महीने बाद 4 जुलाई को कर्मचारियों ने कारखाना प्रबंधक को पूछा कि सर कंपनी दोबारा कब चलेगी, तो कंपनी प्रबंधक ने कहा कारखाने को हम बंद कर रहे हैं और हमें लिखित नहीं दिया गया, जिसके कारण से हम श्रम अधिकारी रुद्रपुर के पास पहुँचे और हमने अपनी शिकायत दर्ज की। उनके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 1 अगस्त को हम प्लांट को सुचारू रूप से संचालन करेंगे और इसी बीच 17/7/2020 को मैनेजमेंट को बुलाकर कंपनी ने मैनेजमेंट से कह दिया कि हम कंपनी नहीं चला पाएंगे, इसलिए हम कर्मचारियों ने से इस्तीफा लेने का कष्ट करें। और यह बात मैनेजमेंट द्वारा हमें बताई गई कि कारखाना नहीं चलेगा, तो हम दोबारा श्रम अधिकारी के पास पहुंचे तो अचानक कंपनी प्रबंधक ने 24/7/2020 को कुछ धनराशि डालकर गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया कि आप लोगों की सेवा समाप्ति कर दी गई है, जिससे कि हमारे सारे कर्मचारी गण हताश हो गए, क्योंकि हमने कंपनी को 13-14 साल दिए हैं, जिसमें कि कंपनी ने हमसे 12-12 घंटे काम करवाया है, जिसका कि सिंगल ओवर टाइम दिया गया है। अब सभी कर्मकारों की उम्र लगभग 40 से 45 हो गई है। इस कोरोना काल में नौकरी मिलना भी संभव नहीं है और इस उम्र में भी कोई हमें नौकरी पर नहीं रखेगा, जिसके कारण हमारे एक श्रमिक की मौत भी हो चुकी है और एक श्रमिक हमारा एम्स अस्पताल दिल्ली में सीरियस है। अब हम कंपनी प्रबंधक से यह मांग रख रहे हैं कि वह हमारा 12-13 सालों का ओवर टाइम का पैसा, ग्रेजुएटी का पैसा, छटनी का पैसा, बीआरएस का पैसा, जो भी बोनस शेष धनराशि बची हुई है, सेवा समाप्ति तक जितना भी हमारा पैसा बनता है, वह हमने श्रम अधिकारी से कहकर मांग रखी है कि हमें जितना भी हिसाब किताब बनता है वह हमें दिलाया जाए, अन्यथा हम कंपनी के गेट पर, श्रम अधिकारी के गेट पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हमें उचित न्याय मिले। धन्यवाद। पिथौरागढ़ की करेंगे, जहां आपदाग्रस्त धापा गांव का दौरा कर लौट रहे पिथौरागढ़ के एडीएम आरडी पालीवाल पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों से बाल बाल बचे हैं। असल में पालीवाल चीन बॉर्डर पर बसे धापा गांव में आपदा राहत कार्यों का जायजा लेकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में लैंडस्लाइड जोन को पार करते समय भारी बोल्डर गिरने लगे, मगर एडीएम ने सूझबूझ से काम लेते हुए खुद को बचा लिया। इधर धापा से ठीक पहले भारी भूस्खलन हुआ है, जिस कारण ये रास्ता बेहद खतरनाक बना हुआ है। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एडीएम खुद को पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर से बचा रहे हैं। इस दौरान एडीएम के साथ अन्य विभागीय अधिकारी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं।
पावर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना सैंपल जांच की रफ्तार धीमी होने पर युवा कांग्रेस संगठन ने नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं ने यहां सीएमओ डॉक्टर आरपी खंडूरी को ज्ञापन सौंपकर जिले में कोरोना सैंपल की संख्या बढ़ाए जाने की मांग उठाई है। यहां प्रदेश युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सूरज प्रहरी ने ज्ञापन देकर कहा कि जिले में कोरोना सैंपल लेने की जाँच धीमी होने के कारण 2 महीने पहले घर आए प्रवासी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आह्वान पर आज पूरे उत्तराखंड में युवा कांग्रेस ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देकर ये मुहिम छेड़ने की मांग की है कि जिस प्रकार से आए दिन कोरोना के केस पूरे प्रदेश में और जिलों में बढ़ते जा रहे हैं, तो उन पर जांच की जाए और जिन पर उनके लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनको तुरंत आइसोलेट किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। और आने वाले समय में, क्योंकि यह आंकड़ा बहुत दूर तक जा सकता है और चैकुनी बोरा में जो अभी 2 लोग पाए गए हैं वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव, तो उन पर अभी तक कोई जांच उनकी अच्छी तरह से नहीं की गई है और संपर्क में कई लोग आए होंगे, तो सभी लोगों की वहाँ पे सैंपलिंग होनी चाहिए थी और सारे उसको लेके वहाँ पे आइसोलेट की व्यवस्था पर ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा की। विधानसभा के शहीद देव बहादुर के गौरीकला गांव में उत्तराखंड सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद के परिवार वालों से मुलाकात कर उनको हर संभव मदद देने का भरोसा जताया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने शहीद देव बहादुर के सम्मान में यहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरीकला का नाम बदलकर शहीद श्री देव बहादुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरीकला करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं के लिए शहीद देव बहादुर एक प्रेरणा बनेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद हुए देव बहादुर के बलिदान को देखकर युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। श्री देव बहादुर सिंह जी को मैं अपनी तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से मैं अपनी बहुत बड़ी संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शहीद देव बहादुर युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़े प्रसंग बनेंगे। इनको देख के नई उम्र के बच्चे बहुत कुछ सीख के राष्ट्रभक्ति की भावना सीखेंगे। जहाँ देव बहादुर सिंह ने अपने बलिदान के माध्यम से अपने पूरे खानदान का, आने वाली पीढ़ी तक का नाम रोशन किया, वहीं इस परिवार का वो खून भी निश्चित ही माँ बाप से जो रिश्ते नाते हैं वह कभी भूला नहीं जा सकता। परिवार का नुकसान हुआ, ईश्वर परिवार को शक्ति दे ताकि इस दुखद क्षण से, इस घटना से वह निकल सके। श्रीनगर के सुमाड़ी में एनआईटी के स्थायी कैंपस बनाने का सपना देख रहे लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुमाड़ी में बनने वाले एनआईटी कैंपस की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए 4 महीने में एनआईटी के अस्थायी कैंपस के निर्माण को लेकर फैसला करे। कोर्ट ने सरकार को ये भी निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर ही एनआईटी कैंपस का निर्माण किया जाए। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एनआईटी कॉलेज पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है और कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि स्थायी कैंपस की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान घायल हुई छात्रा को दिया जाए। साथ ही छात्रा के मेडिकल बिल को भी माफ किया जाए। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि सरकार की सुविधा के लिए किसी भी कॉलेज या कैंपस का निर्माण नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, कॉलेज की पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कॉलेज को बने करीब 9 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन आज तक छात्रों को एनआईटी का स्थायी कैंपस नहीं मिला है, जिस वजह से छात्र अपनी जान हथेली पर रखकर खंजर पड़े भवनों में पढ़ने को मजबूर है। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी एवं अस्थायी कैंपस के सिलसिले में जो जनहित याचिका चल रही थी उस पर अपना अंतिम निर्णय सुनाया है। माननीय उच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कहा है कि अस्थायी कैंपस को सभी सुविधाएं देने का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है और उन्हें ये 1 जुलाई 2021 से पहले एनआईटी उत्तराखंड के श्रीनगर कैंपस को हर तरीके से हर सुख सुविधा जो एनआईटी एक्ट में लिखी गई है और जो सेक्शन 6 में इंक्लूडेड है उनको वो देनी है। जो सुमाड़ी पर कैंपस बनाने का निर्णय था
उत्तराखंड सरकार का, जो बाद में भारत सरकार ने पहले मना किया फिर बाद में मान लिया था और 909 करोड़ या कुछ इसी तरीके का अमाउंट रिलीज भी कर दिया था, उस निर्णय को आज माननीय उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया है, क्वॉश कर दिया है, निरस्त कर दिया है। और माननीय उच्च न्यायालय ने अब यह कहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कि वह 4 महीने के अंतर्गत स्टूडेंट सेफ्टी को केंद्र में रखते हुए एक फ्रेश निर्णय लेंगे, एक बिल्कुल नए सिरे से निर्णय लेंगे कि उन्हें कैंपस को कहाँ बनाना है, और वह निर्णय लेते हुए वो इस जजमेंट को भी संज्ञान में रखेंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीलम मीणा को 25 लाख रुपए और जो है इन सरकारों की ओर से ज्यादा दिए जाएंगे ताकि जो ट्रॉमा उसने सफर किया है उसका भुगतान कर सके। उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबैया के द्वारा महिला का उत्पीड़न और अभद्रता करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में आज एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां विरोध में कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी का पुतला जलाया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई ने पीड़ित महिला को तुरंत न्याय देने की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ित 62 वर्ष की बुजुर्ग महिला का आरोप है कि एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबैया द्वारा उनके घर के दरवाजे पर पेशाब और सर्जिकल मास्क फेंके गए। इस मामले से भड़के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे बेहद शर्मनाक घटना बताते हुए इसे महिला के साथ दुर्व्यवहार बताया। उन्होंने कहा कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हम सब लोग यहाँ पर एबीवीपी का विरोध करने आए हैं। जैसे एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा महिला का उत्पीड़न किया गया है और उस मामले में एबीवीपी तथा भाजपा द्वारा उसका सपोर्ट किया जा रहा है, उस मामले की जांच नहीं करवाई जा रही है। एक तरफ ये सरकार महिला के लिए एक नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जब एक महिला का उत्पीड़न होता है उसमें वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बचाव करते हैं। एनएसयूआई इस चीज़ का विरोध करती है और जल्द ही इस मामले पर अगर उन्होंने जाँच नहीं बैठाई गई तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करने हेतु बात की। राज्य में कल विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित होने वाले हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को अग्रिम बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो परीक्षार्थी परीक्षा के नतीजों में फेल हो जाते हैं उनके लिए शिक्षा मंत्री ने सलाह देते हुए धैर्य न खोने की हिदायत दी है और साथ में कहा कि अपनी कमियों को सुधारें और परिणाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे एक चुनौती मानते हुए आगे की पढ़ाई पर ध्यान रखें। मैं जो बच्चे इसमें अच्छे अंकों से पास होंगे उनको शुभकामना, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो बच्चे किसी कारण से हो सकता परीक्षा पास कुछ असफल हो जाए तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि जीवन पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। और ज़िंदगी में कोई एक एग्ज़ाम जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है। इस नाते कुछ कमी हो जाए तो उसको सीख के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक आध विषय में कोई कमजोर पढ़ने से, परीक्षा फल ठीक ना होने की वजह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको चुनौती मान के आगे मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं सबको बच्चों को अग्रिम शुभकामना देता हूँ। केंद्र सरकार की हर घर नल योजना के चलते चंपावत जिले के चारों विकास खंडों में डीपीआर तैयार करने का काम तेजी से किया जा रहा है। जिले में पानी से वंचित 36,000 से अधिक परिवारों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ने के लिए जल संस्थान, जल निगम और स्वजल को योजना पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर जिले के मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना में चंपावत जिले के 45,000 परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 9 परिवार पेयजल योजना से अभी तक जुड़ चुके हैं, जबकि 36,000 परिवारों को 2020 तक जल संयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत 2024 तक प्रत्येक घर में 55 एलपीसीडी पानी दिया जाना है। यानी कि हर घर नल योजना, हर घर को हमको नल और जिसमें 55 एलपीसीडी पानी दिया जाना है। इसमें जहाँ तक चंपावत जनपद की बात है, यहाँ पे जो हमें टारगेट दिया गया है वो अगले वित्तीय वर्ष तक हमको 45,890 परिवारों तक पानी पहुँचाना है, जिसमें हमने अभी तक 9,071 परिवारों को
पानी पहुंचा दिया गया है और शेष परिवारों के लिए हम अभी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस वित्तीय वर्ष में विकासखंड लोहाघाट को हमको 100% सेचुरेट करना है, पानी प्रत्येक घर को पानी पहुँचाना है। पिथौरागढ़ जिले में बारिश ने एक बार फिर से जमकर कहर बरसाया है। जिले के बंगापानी तहसील में बांसबगड़ से भूस्खलन की जो भयानक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उससे किसी का भी दिल दहल सकता है। बांसबगड़ में भुजगल नदी के तेज बहाव में मकान का एक हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा गया, जबकि कई मकान खतरे की जद में हैं। नदी के इस रौद्र रूप को देखते हुए यहाँ 20 परिवार अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इन लोगों के ऊपर से इनकी छत छिन गई है। भूस्खलन की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी के तेज बहाव में लोगों के आशियाने कैसे ताश के तिनकों की तरह नदी में समा गए और कैसे ग्रामीणों का सब कुछ बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने सरकार से आपदा प्रभावितों की मदद की अपील की है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि बांसबगड़ क्षेत्र को राजस्व विभाग की टीम रवाना कर दी गई है और खतरे की जद में आए परिवारों को जल्द ही दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। ये दोगड़ी गाड़ का पुल जो था ये पूरा जा चुका है। गिरी फालू का हाल ही में बनाया हुआ था नया पुल। ये देखिए पूरी नदी जो है इतनी बड़ी आ रखी है और इस बाढ़ की वजह से पूरा बंगीचा बाढ़ में इतना बड़ा तपड़िया पूरा बांध बना हुआ है। ये देखिए पूरा पानी अभी जो है ये गोरी नदी का पानी जो है पूरे गाँव में घुसने की कगार में। कल रात बंगापानी तहसील में भारी बारिश बादल फटने से जौलजीबी मुंशियारी पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में चामी के पास एक बड़ा बियारों का पुल बह गया है। उसके साथ ही कई पैदल पुलिया जो ग्रामीण को जोड़ते वो पुल भी बह गए हैं। मोरी में जो है 3 घर दबने की सूचना है और बगीचा बगर में 20 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है और लुमती में जो है पूरा गांव खतरे के जद में आ गया है। वहां पे जो है लोग जो है भागकर अपनी जान बचा रहे हैं और साथ ही प्रशासन की टीम अगर वहां मदद के लिए जाना चाहता है तो उनके लिए भी वहां पे रास्ता नहीं है। इसलिए गोरीछाल क्षेत्र में जो है तत्काल 2 हेलीकॉप्टर सरकार को मदद के लिए जो है देना चाहिए। अभी पूरे गोरीछाल एरिया में 100 से अधिक गांव जो है प्रभावित हो चुके हैं। जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय से इनका जो है संपर्क पूर्ण रूप से कट गया है। इसलिए उत्तराखंड सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि गोरीछाल क्षेत्र बंगापानी तहसील में राहत और बचाव कार्य तेजी से लाया जाए। वहाँ पे लोग जो है आपदा से भयभीत हैं। बंगापानी तहसील में जो है हमारा जो ग्राम पंचायत चामी है उसके पास में लुमती नामक स्थान पर एक जो बीआरओ द्वारा निर्मित पुल था वो उसका बहने की सूचना प्राप्त हुई। साथ में चामी में कुछ लोग जो फंसे हुए की सूचना प्राप्त हुई, उनको शिफ्ट करने के लिए SDRF और NDRF टीम को रवाना कर दिया है। वो रास्ते में भी पहुँचने की सूचना जो प्राप्त नहीं हुआ है और तत्काल रिमोट शिफ्ट करेंगे और उसमें जो भी राहत राशि अनुमति होगी उसका आकलन किया जाएगा, वो वितरण भी किया जाएगा। कोविड-19 के मरीजों की विस्तृत जांच हो, आज हो, अभी हो, आज हो, अभी हो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी के नेताओं के भ्रमण के बाद अब जनपद में कोरोना मामले बढ़ने से अब कांग्रेस कार्यकर्ता जिले के हर व्यक्ति की कोरोना जांच कराने की मांग में लगे हैं। इधर मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ सीएमओ कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि जिले में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, जो यहाँ के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में यहाँ कोरोना की जाँच बेहद कम मात्रा में की जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। यहाँ यूथ कांग्रेस ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा, जिले की हर प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना जांच करानी चाहिए। मेन कारण ये है कि पूरे कोरोना महामारी बहुत स्पीड से बढ़ रही है और पिथौरागढ़ जिला सीमांत जिला है, जहां पहले से स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि जो कोविड-19 के टेस्ट हैं वो टेस्ट विस्तारित रूप से किए जाएं।
गली गली मोहल्लों में या जो भी लोग आ रहे हैं उनके टेस्ट कराए जाएं, ताकि वास्तविक रूप से पिथौरागढ़ की जनता को पता चल सके कि हम किस जोन में हैं, क्योंकि अभी तक जांच नहीं हो रही है। लोग आ रहे हैं, उनको वापस भेज दिया जा रहा है। तो कोरोना को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये महामारी अगर पिथौरागढ़ में अपनी जड़ें पसार लेती है तो पिथौरागढ़ के लोगों को बहुत भयावह यहाँ पे रूप देखने को मिलेगा। चंपावत जिले में भेटी गांव की रघुवर मुरारी कोरोना महामारी के बाद गांव आने वाले प्रवासियों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। रघुवर मुरारी वर्तमान में उच्च तकनीक से सब्जी उत्पादन कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। पॉली हाउस और मल्चिंग विधि से खेती कर वो अच्छी उपज प्राप्त कर रही हैं। उनके द्वारा जैविक खेती से तैयार सब्जी स्थानीय बाजार में हाथों हाथ बिक जाती है। इसी विषय में पेश है एक खास रिपोर्ट। रघुवर मुरारी ने वर्ष 2000 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए की शिक्षा प्राप्त की। 3 साल इतिहास में पीएचडी अधूरी छोड़कर रघुवर को माटी का प्रेम लोहाघाट खींच ले आया। सरकारी नौकरी की चिंता छोड़ हाथ में फावड़ा और कुदाल लेकर खेत की ओर निकल पड़े। भेटी कररायत लोहाघाट गांव में 40 से अधिक नाली में उन्होंने पहले आलू की खेती पर फोकस किया। बेहतर रिस्पांस मिलने के बाद खेती विज्ञान केंद्र लोहाघाट के सहयोग से उन्होंने जैविक आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, ब्रोकली, गाजर, खीरा आदि का उत्पादन करना शुरू किया। इसके अलावा डेयरी, मछली पालन का कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो रोजाना 5 बजे उठकर परिवार दिनचर्या शुरू करते हैं। वो अपना ज्यादातर उत्पाद लोहाघाट में ही बेचते हैं। रघुवर ने प्रवासियों को भी संदेश देते हुए कहा, अगर चाहें तो पहाड़ में रहकर खेती कर महानगरों से अच्छा कमा सकते हैं और वो उनकी सहायता करने के लिए हर पल तैयार हैं। जिला उद्यान अधिकारी सतीश शर्मा के अनुसार विभाग की ओर से प्रगतिशील काश्तकारों को हर संभव मदद दी जाएगी। सर, मैं बचपन से ही हमारे परिवार जो है खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी मैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी खेती किसानी करते थे। तो फिर जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव लौटा तो मैंने भी खेती करना मैं अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो फिर मेरे परिवार ने भी कहा ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो ठीक है। तो फिर मैं 2000 लगभग 2004-05 से इस खेती में जुड़ गया था और धीरे धीरे मैं KVK या और भी जो है कृषि इंस्टीट्यूट इनके संपर्क में आकर के फिर मैंने इस तरह से टेक्निकल खेती में हाथ आजमाना चालू किया, जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा प्राप्त होता गया और ये फिर आगे कोई ये बढ़ता ही चला गया। इसमें फिर पॉली हाउस जुड़ते चले गए, फिशरीज जुड़ता चला गया है, फिर पॉली मल्च की तरफ आया। तो इस ढंग से करते हुए इसमें मैं और मेरा परिवार जो है ये खेती के जरिए ही अपना जीविकोपार्जन अच्छे ढंग से कर लेता है। तो और ये मेरा शौक़ भी है और मुझे इसी में अच्छा भी लगता है। हम लोगों का पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में जो बागवानी में विशेष रूप से सब्जी उत्पादन का महत्व है, जिससे कृषकों को तुरंत आय प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ हम लोग पुष्प उत्पादन में भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें अच्छे बाज़ार है हम लोगों के पास। उसमें अधिक आय और अधिक उत्पादन की लेंगे, जिससे हमारा जो भी प्रोडक्शन रहेगा हम उसे हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में प्राथमिकता देंगे। हल्द्वानी बाजार की मुख्य सड़क प्रेम टाकिज के पास गड्ढे बने होने से बदहाली हो गई है। इस सड़क पर सुबह से ही हजारों वाहन आर पार होते हैं। यहां तक कि केमो और रोडवेज की बसों के अलावा अन्य छोटे वाहन भी इस सड़क पर चलते हैं। ऐसे में सड़क में बने गड्ढों में अक्सर यहां वाहन फंसते हैं और गिरते रहते हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले आम लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इसके लिए कई बार शासन प्रशासन स्तर पर भी बात कर दी गई है, लेकिन निगम प्रशासन इससे अनजान बैठा हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। आज हम खड़े हैं प्रेम हॉल के सामने, सड़क पे जो ठंडी सड़क जिसको कहा जाता है उस सड़क पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर मुख्य रोड होने के बावजूद कितना बड़ा यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं। इस गड्ढे की सुध लेने के लिए न प्रशासन यहाँ कोई कदम उठा रहा है, न ही PWD जिसके अंडर ये रोड आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर बीच सड़क पे हुआ है और इस सड़क पे चलते हुए कई लोग यहाँ चोटिल हो चुके हैं, कई बच्चे इस गड्ढे की वजह से यहाँ
चोटिल हो चुके हैं, कई दोपहिया वाहन यहाँ गिरते रहते हैं आए दिन और बहुत सारी दुर्घटनाएं इस गड्ढे के कारण होती रहती हैं। लेकिन फिर भी इसको देखने के लिए न तो यहाँ निगम कुछ कर पा रहा है, न ही प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान दे पा रहा है। शायद जिसकी जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके अंदर ये रोड आती है, उस विभाग की भी आंखें मूंद के अफसर बैठे हुए हैं, अधिकारी सारे आंखें बंद किए बैठे हैं। आइए यहाँ पर एक स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इस गड्ढे पे जो नुकसान हो रहा है किस तरीके का हो रहा है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अभी श्रीवास्तव है। ये मेरी शॉप है यहाँ पे कार एसेसरीज की, और इस गड्ढे की वजह से काफ़ी लोग गिरते रहते हैं, रोज ही गिरते रहते हैं। और यहाँ देख सकते हो आप, काम वाम करने में सभी को दिक्कत रहती है। और कल भी यहाँ पे कुछ 2-3 बच्चे वगैरह गिरे थे, चोट भी लगी थी उनके। यहाँ पे औरतें बच्चे स्कूटी लेके निकलते हैं, गिरी जाते हैं। अब अक्सर, अब कोई काफ़ी समय हो गया इसको, करीब 4-6 महीने से ऊपर हो गए। ये बरसातों से पहले से ये गड्ढा छोटा सा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कंप्लेंट वगैरह आपने की? हाँ, आपकी दुकान के सामने है। कई बार सीपीयू कंट्रोल पुलिस यूनिट से मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी इसके बारे में एप्लीकेशन वगैरह दी है वहाँ पे। तो अभी तक कोई आया नहीं देखने के लिए इस तरीके से ना। तो काफ़ी दिक्कतें तो हो ही रही हैं अब इससे। अब बाकी अभी कब होगा सही है तो बताइए, आप ही देख सकते हैं। जिस तरीके से स्थानीय दुकानदार ने बताया कि लगभग 4 से 6 महीने इस गड्ढे को हो चुके हैं, लेकिन 6 महीने में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसको देखने नहीं आया है। शायद यही प्रशासन की लापरवाही या अधिकारियों की लापरवाही कही जाएगी। आंखें मूंद के बैठे हैं अधिकारी यहाँ। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के जिम्मेदार व्यक्ति जो हैं वो इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही बनती है कि इस तरीके की गड्ढों को जो सड़क पर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं उनसे निजात दिलाई जाए शहर को। तो ये हाल है हल्द्वानी की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं गड्ढे सड़कों पे। ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये सीधा रोडवेज पे निकलने वाला रोड है। रोडवेज और पीएमओ स्टेशन इस रोड पे हैं, और इस रोड का हाल मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढे में गाड़ियां फंस रही हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क पे हैं। और प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कतई ध्यान देने को तैयार नहीं है कि सड़क के गड्ढों की ये हालत है, सड़क की हालत ये हो चुकी है। आए दिन लोग गड्ढों में गिर के चोटिल हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके से गाड़ी फंसी हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं तिपहिया वाहन यहाँ पर फंसा हुआ है गड्ढे में, जो कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन गड्ढा बड़ा होने की वजह से ये निकल नहीं पा रहा है। हमारे साथ में यहाँ स्थानीय दुकानदार आइए, इनसे जानते हैं गड्ढों की समस्या किस तरीके से जूझ रही है गड्ढों की समस्या से। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ताराचंद बेलवाल। यहाँ पे आए दिन जो गड्ढे हैं, इनमें आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। ये जो ई रिक्शा है ये तो पलट तक जाते हैं, और इसको देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। जी, आपने इसकी शिकायत निगम तक या उच्च अधिकारियों तक? निगम तक करी है। निगम वाले यहाँ देख के चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं है इसका समाधान। यहाँ पे थोड़ी मिट्टी डाल जाएंगे, बस हो गया। जैसा कि बरसात का सीजन चल रहा है, मिट्टी से काम नहीं हो सकता, तो इसमें क्या उपाय समझ सकते हैं आप? या तो इसमें ईंटों का वो बना के इसको पक्का किया जाए बरसात तक, जिससे कि आए दिन की या हादसे की समस्या खत्म हो, या फिर इसका जब बरसात रुके उसके बाद फिर डाबर पड़े। तो जिस तरीके की स्थिति यहाँ है, आए दिन लोग गिर के चोटिल हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए दुकानदारों ने, यहाँ के स्थानीय दुकानदार जो हैं, उन्होंने कई बार प्रशासन को और निगम को इसकी जानकारी दी कि इससे बहुत बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं आए दिन, तो इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन निगम अपनी ही मस्ती में मस्त चूर है। शायद इस ओर ध्यान देने के लिए निगम के पास समय नहीं है। वहीं कुमाऊं की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।